नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से उत्कर्ष ऐप में आप सबका स्वागत है। हम जो बात कर रहे थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, उसके बारे में बात की थी। उसके सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, किससे गुणनखंड निकालते हैं, वो सब चीज़ें हम लोगों ने पहले वाले क्लास के अंदर देखा भी था। मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा दोस्तों, और उसी को यदि मैं कंटिन्यू करता हूँ तो जैसे ही आप लोगों से यदि उसी पिछले क्वेश्चंस के अंदर जैसे आप लोगों ने देखा था, एक तो मैंने बताया था 60 का, नहीं एक बताया था हम लोगों ने 24 का। लास्ट क्लास में यदि आपने देखा था तो 24 के बारे में बात की थी और एक 120 के बारे में बात की। मैंने सम गुणनखंड या विषम गुणनखंड के बारे में नहीं बताया था, नहीं सॉरी, मैंने वर्ग संख्या है कितनी है या पूर्ण वर्ग कितने हैं, पूर्ण घन कितनी है, वो उनके बारे में बात नहीं की थी। तो मैं वो मिस हो गया था एक पॉइंट, तो वहाँ पर मैं वापस स्टार्ट करता हूँ वहीं से। हम लोगों ने इसके देखा था, तो इसको हम लोगों ने लिखा था 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 लिखा था। इसको हमने लिखा था 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये हम लोगों ने लिखा था। मैं वहीं से पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इसमें अपन टाइम खराब बिल्कुल नहीं करेंगे। यदि इस प्रश्न के अंदर यदि आपसे इस प्रश्न के पूछे कि उन गुणनखंडों की संख्या, इसी क्वेश्चंस के लिए लिख रहा हूं, दोनों क्वेश्चंस के साथ में लिख लेता हूं। दोनों क्वेश्चंस के लिए मैं एक साथ ही लिख लेता हूं, और इस दोनों प्रश्नों के लिए, दोनों में प्रश्न में पहला प्रश्न ये है, उन सभी गुणनखंडों की, उन गुणनखंडों की संख्या बताइए। यानी 24 के मतलब मैं कह सकता हूं जो 6 के मल्टीपल हो या पूर्ण वर्ग हो, उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर, यहां पर भी सही नहीं आ रहा तो मैं यहीं लिख लेता हूं, परफेक्ट उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, दोनों प्रश्नों में, ठीक है। उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। पहले अपन बात करते हैं 24 के लिए, ठीक है। 24 के लिए तो कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं? इस 24 के सभी गुणनखंड देखोगे तो उसमें ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग है? आपको कुछ भी नहीं करना है। पूर्ण वर्ग का मतलब 2 का जोड़ा बनना चाहिए। अब इस पावर में देख लेना, इस पावर में 2 का भाग कितनी बार जा सकता है? एक बार जा सकता है तो 1 लिखो। क्या इस 3 में, इस पावर में जाएगा? नहीं जाएगा। तो बस सर इसके जो गुणनखंडों की संख्या होगी 24 के पूर्ण वर्ग, इसमें 1 जोड़ देना, 2, आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 2। यदि मैं 120 के लिए बात करता हूं, 120 के लिए यदि मैं बात करता हूं तो मुझे ये बताओ, 120 में, इसमें 3 में यहां पर भी 1 बार जाएगा, ठीक है। इसमें जाएगा नहीं, तो बस अपना आंसर कितना आ जाएगा? 2 + 1 इसमें करते हैं तो 2 अपना आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपसे कहता, कोई एक एग्जाम्पल्स और लिखता, जैसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7, सपोज ये लिख लेता, ठीक है। इसके लिए बात करता हूं अब, ठीक है। इसके लिए बात करते हैं, इसके लिए देखते हैं, ठीक है। इसके लिए देखते हैं कि यहां पर पूर्ण वर्ग, पूर्ण गुणनखंडों की संख्या, और इसके लिए अपन गुणनखंडों की संख्या के लिए बारे में बात करते हैं। इसके लिए यदि बात करता हूं तो मुझे बताओ, इस 5 के अंदर 2 का पहाड़ा कितनी बार जा सकता है? 2 बार जा सकता है, तो यहां लिखो 2। इसमें कितनी बार जा सकता है? 1। इसमें कितनी बार जा सकता है? 2 बार, तो यहां लिख दीजिए 2। सॉरी, 2 बार नहीं, 3 बार। अब आपको आंसर चाहिए, कुछ भी नहीं करना दोस्तों। इसमें +1 करो 3, इसमें +1 करो 2, इसमें +1 करो, ठीक है, इसमें +1 करो, कितने हो गए? 4। आप सबको गुणा कर दीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा 3 × 2 6, और 6 × 4 आंसर आ जाएगा 24। आंसर कितना आ जाएगा? 24। यदि ये सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या पता करना हो तो इस तरह से, सॉरी, पूर्ण वर्ग संख्या पता करना, इसी टाइप से आपको यदि इस क्वेश्चंस के अंदर सेम ये जो क्वेश्चंस था, एक तो 24 था, 24 के अंदर आपने लिखा था 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 की पावर 1
120 था, उसमें 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। उसके बाद था 2 की पावर कितना था, 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7। इसके लिए बात था, तो ठीक है, इसके लिए देख रहे थे। अब इनमें सब में जो प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, प्रश्न ये मेरा प्रश्न है, उन सभी गुणनखंडों की संख्या, 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 उन सभी गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन, ठीक है, पूर्ण घन, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब हो, उन सभी गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन हो, परफेक्ट क्यूब हो। कुछ नहीं करना दोस्तों, क्यूब का मतलब होता है 3 3 का, 3 3 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, पहले तो इस 24 के लिए बात करता हूं, इस 24 के लिए बात करते हैं। ठीक है, पहले इसके लिए बात करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 का भाग बताओ, इसमें 3 का भाग जाएगा? हाँ सर, एक बार तो जाएगा, तो 1 लिखो। इसमें नहीं जाएगा तो बस इसका जो आंसर हो जाएगा, इस पे +1 करेंगे तो 2, बस 2 ही मेरा आंसर आ जाएगा, 2 ही इसका आंसर आ जाएगा। इसके लिए यदि आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर सर एक बार जाएगा 1, बाकी इन दोनों में भाग जाएगा नहीं, तो इसका जो आंसर आएगा इसका भी 2 ही आंसर आएगा। ठीक है, इसके लिए बात करते हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोग देखेंगे तो इसके लिए जब आप लोग देखेंगे तो इसमें 3 का पहाड़ा 2 एक बार जाएगा, 3 का पहाड़ा एक बार जाएगा, इसमें सर एक बार जाएगा, इसमें सर 2 बार जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, +1 करो इसमें 2, +1 करो इसमें 2, +1 करो इसमें 3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, आंसर कितना आ जाएगा? 12। देखो मैं आपको बता भी सकता हूं उन सभी गुणनखंडों की। यहाँ से आप जब 24 के गुणनखंड करते हैं ना, तो 24 के जो गुणनखंड आए थे आपके 8 आए थे। 8 कौन कौन सा है मैं बता भी सकता हूं, देखना इधर। ठीक है, हालांकि इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। 1 होगा, 2 होगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 8 का जाएगा, 12 का जाएगा और 24 का। ये 24 है। अब मुझे बताओ उन सभी गुणनखंडों की जो पूर्ण घन है, पूर्ण घन सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन है? 1 और 8 है। ठीक है, एक तो है 1 और एक है 8। इसके अलावा बताओ कोई गुणनखंडों की संख्या है क्या? 1 और 8, तो हमने यही तो कह रहे हैं 2 गुणनखंड है। सिर्फ इस 24 के 2 ऐसे गुणनखंड है जो परफेक्ट क्यूब है, एक तो 1 और एक 8। इसके लिए आप बात करते हो, इसके लिए भी 2 हैं। कौन कौन से पता कर सकते हो आप लोग? इसके लिए भी आप लोग पता कर सकते हो, मैं यहां लिख लेता हूं। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 7 नहीं होगा, 8 9 10 10 होगा, 11 नहीं। ठीक है, 11 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 13 14 15 होगा। ठीक है, 15 16 17 18 19 20 होगा। ठीक है, 21 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 नहीं, 24 होगा, 25 26 27 28 29 30 होगा। ठीक है, कितना होगा? 30 हो जाएगा। उसके बाद में आप लोग देखोगे तो 40 होगा। ठीक है, 40 होगा। उसके बाद आप लोग देखना 60 होगा और उसके बाद 120 होगा। देख लो 16 थे उसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 16, टोटल कितने हो गए? 16। हमने 16 ही किए थे ना, याद करना आप पिछली क्लास के अंदर देखना, नोट्स आपने बना रखे हैं तो देखिए 120 के मैंने कहा था 16 गुणनखंड है। अब इस 16 गुणनखंडों में से उन सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है जो पूर्ण घन है? मुझे बताओ। पूर्ण घन के अंदर, पूर्ण घन के अंदर आप लोग देखोगे ना तो पूर्ण घन में सिर्फ एक घन होता है। ठीक है, 1 होता है, एक 8 होता है। बताओ इसके अलावा कोई पूर्ण घन दिखता है? तो यही तो लिख रहा हूं, 2 हैं। ये कितने हैं? 2 हैं। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई क्या? अच्छा, पूर्ण वर्ग की बात करते थे। पूर्ण वर्ग पिछला क्वेश्चन था, ये रहा। पिछले क्वेश्चंस में उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग में भी आप लोग देखोगे ना, पूर्ण वर्ग के अंदर भी देखोगे, देखो पूर्ण घन के अंदर तो ये था, और पूर्ण वर्ग के अंदर आप लोग बात करते हैं, यदि पूर्ण वर्ग के बारे में बात करेंगे तो मुझे बताओ, पूर्ण वर्ग में 1 तो होता ही है और एक 4 होता है, इसके अलावा कोई नहीं है। इसमें भी 1 है और
4 हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जामिनर्स और डिटेल में जाए तो ऐसा प्रश्न भी बना सकता है। क्या मेरी बात आप सबको समझ में आई? यदि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई ना दोस्तों, तो एक प्रश्न आपसे फिर से कहूंगा। ठीक है, एक प्रश्न आप लोगों से फिर से प्रश्न पूछूंगा दोस्तों। ठीक है, एक प्रश्न आप लोगों से फिर से पूछूंगा, थोड़ा सा मैं लेंदी जाऊंगा, थोड़ा सा मैं लेंदी क्वेश्चंस को जाऊंगा। तो देखिएगा क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न इसमें किस तरह से, मेरा प्रश्न ये है, प्रश्न है जैसे कोई संख्या लिखा मैंने 5808, ये एक संख्या लिखी है 5808 और इसके मुझे सभी प्रश्न ज्ञात करने हैं। पहला प्रश्न है, ठीक है, इस 5808 के पहला जो प्रश्न मैं कह रहा हूं, सबसे पहले तो इसके आप क्या करोगे, फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, वो कैसे करेंगे, ये ऐसे लिखेंगे 5808, 2 का भाग देना, 2 का पहाड़ा इसमें 2 बार, पीछे 1 बचेगा, 18 में 9 बार और 0 4 बार, फिर से 2 का देना 1 बार, 4 बार, 5 बार, 2 बार, फिर से 2 का भाग देना 726, फिर से 2 का भाग देना, ठीक है, 3 बार, पीछे बचेंगे 12 में 4 बार और फिर, अरे क्या कर दिया मैंने, 2 का दे रहा हूं ना, 2 का पहाड़ा इसमें 3 बार, फिर 6 बार और फिर 3 बार, वापस 3 का देना, अब 1 बार 2 बार 1 बार, वापस 11 का देना। ठीक है, ये लिख दिया। अब यदि इस प्रश्न के अंदर दोस्तों देखो, ये इतना, जब क्वेश्चंस गुणनखंडों का योग वगैरह पूछेगा ना, तो उसमें कहीं ना कहीं लॉजिक होगा दोस्तों, उसकी चिंता आप लोगों को नहीं करना है। तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1 2 3 4 इंटू, यहां पर सर 3 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2, ये लिख सकता हूं। अब यदि मेरे को इस प्रश्न में फिर भी अभी जिनको नहीं समझ में आया है दोस्तों, तो एक बार और ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा सा नया टॉपिक जरूर है। ठीक है, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा लेवल से बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, तो समझने की कोशिश करना। पहला प्रश्न मेरा है, कुल अभाज्य गुणनखंड, साथ साथ लिखेंगे और आंसर भी देंगे। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, आपको करने के लिए टाइम देता हूं। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आप लोग बताएंगे। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आप लोगों ने कर भी दिया होगा। मैंने क्या कहा, सबसे पहले सर 4 लिखा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, आप लोगों का आंसर कितना गया, 7। कितना गया आंसर, 7। कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, दूसरा, विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या, विभिन्न अभाज्य भाजकों, भाजक भी लिख लेता है कभी, विभिन्न अभाज्य भाजकों, डिवाइजर की संख्या। बताइए, विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी होगी, गुणनखंड या अभाज्य भाजकों की संख्या। विभिन्न अभाज्य भाजकों में सर देखो सर 2 हैं, 3 है और 11 है, आंसर कितना हो जाएगा, 3। विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अरे समझ में तो आ रहा होगा ना सबको, सबको समझ में तो आ रहा होगा। तीसरा प्रश्न, कुल
गुणनखंडों की संख्या। तीसरा प्रश्न, कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपसे पूछ ले। कुछ नहीं करना सर, वहां पर 4 है ना, उसमें एक जोड़ दो, एक में एक जोड़ दो, 2 में एक जोड़ दो, गुणा कर लो, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 30। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 30। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, चौथा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि चौथा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं सम यानी इवन, सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, चौथा प्रश्न है सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, इवन जो फैक्टर्स है ना उसका आप लोगों से टोटल पूछा है। सम गुणनखंडों की संख्या, और सम गुणनखंडों की संख्या के लिए मैंने कहा था कि आप लोग क्या करना, 2 एक बार ले लेना, पीछे वाले लिख लेना 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करते समय इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इसको आप लोग भूल जाना, इसको आप लोग भूल जाना। ठीक है, और हमें सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए, तो वही इसमें +1 करना 4 इंटू इसमें प्लस करना, इसमें प्लस करना 2 इंटू इसमें प्लस करना 3। तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 24। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 24। पांचवा प्रश्न विषम, पांचवा प्रश्न है विषम इवन। ठीक है, पांचवा प्रश्न है विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, इवन ऑड फैक्टर्स ना, सॉरी विषम का मतलब ऑड होता है ना। ठीक है, ऑड गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंड मतलब 2 होना ही नहीं चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 2 बार ले लेते हैं, पूरा का पूरा 2 की पावर 4 बार ले लो। पीछे क्या बचेगा बताओ? पीछे बचेगा सर 3 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2। ठीक है, ये कुछ पीछे बचेगा। ओके, अब यहां से सर हमें 2 की पावर 4 से हमें कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, 2 की पावर 4 से हमें कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए, तो फिर सर पीछे क्या बचता है? 2 की का। ठीक है, इसमें +1 करना 2, इसमें +1 करना 3, 2 इंटू 3 कितने हुए? 6। टोटल देख लो 30 थे, उसमें से 24 सम है और 6 विषम है, टोटल 30 वापस हो गए। इसी प्रकार से आपसे इसी प्रश्न के अंदर पूछ ले, आपको इसी प्रश्न के अंदर पूछ ले उन सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ठीक है, उन सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 6 का मल्टीपल 2 का 3 का जो भी है, आपको इसी तरह से इसी प्रश्न में आपसे ये पूछे कि कुल गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, सभी, हालांकि ये प्रश्न नहीं पूछेगा, बड़ी संख्या होगी तो नहीं पूछेगा, जिसका आप निकाल सकते हैं। पूछेगा तो कैसे पूछेगा? मेरे पास एक प्रश्न है, सभी गुणनखंडों, सभी गुणनखंडों का योग, यदि टोटल पूछ ले आपको। ठीक है, टोटल पूछ लेता है, सभी गुणनखंडों का टोटल पूछ ले, तो फिर कैसे करना है? अभी मैंने कहा सर 2 की पावर 4 है ना, तो 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 4 तक पूरा लिखना पड़ेगा। मैं लिख के बता रहा हूं, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 4 लिख दिया। 3 की पावर 1 है ना, तो 3 की पावर 0 से लेके 3 की पावर 1 लिख दो। 11 की पावर 2 है ना, तो 11 की पावर 0, 11 की पावर 1 और 11 की पावर 2। अब आप लोग कैलकुलेशंस खुद करते रहना, इतनी बड़ी संख्या होगी तो हो सकता नहीं पूछे, तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, इकाई अंकों के से कैलकुलेट कर लेना, ये आप लोग कैलकुलेशंस कर देना। तो 1 + 2 + 4 + 8 + 16, ठीक है, 1 + 3, यहाँ से 1 + 11 + 121, यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस खुद करते रहना। ठीक है, इन सबको जोड़ देना, 16 और 8 24 और 4 28 और 2 30 और 1 31, तो ये हो जाएगा 31 इंटू 31 हो गया। उसके बाद में 1 और 3 4 इंटू 121 और 11,
132, 132 और 1, 133, बस ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इकाई अंकों से पता लगा लेना, जो ऑप्शंस में इकाई अंक होगा उसके हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा होगा अब तो, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तो बड़ी दिक्कत है। फिर इसी में आपसे ये पूछता, इसी प्रश्न के अंदर 7वां प्रश्न आपसे ये पूछता, 7वां प्रश्न आपसे ये पूछता, उन सभी गुणनखंडों की संख्या, उन सभी गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर, उन सभी गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, उन सभी गुणनखंडों की संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, सभी गुणनखंडों की संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो। हमारे पास जो क्वेश्चन था 2 की पावर 4, मैं यहां लिख रहा हूं ना, हमारे पास जो प्रश्न था वो है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2, यही था ना। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2, ये एक प्रश्न था। अब उन सभी गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, अभी मैंने कहा था सर पूर्ण वर्ग निकालने के लिए, पूर्ण वर्ग निकालने के लिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ 2 का भाग देना है। इसमें कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा सर, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होगा, हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होगा, इसमें +1 करना 3, इसमें +1 करना 2, 3 इंटू 2 6, 6 ऐसे गुणनखंड होंगे, 5808 के 6 ऐसे गुणनखंड होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। ठीक है, अब हम बहुत बड़ी 30 गुणनखंड है इसलिए मैं 30 लिख नहीं पाऊंगा, तो ये 6 होंगे। फिर भी जिनको विश्वास नहीं है तो एक एक करके देख लेना। 8 नंबर क्वेश्चन, उन सभी गुणनखंडों की संख्या, उन सभी गुणनखंडों की संख्या, उन सभी गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन हो, पूर्ण घन, परफेक्ट क्यूब, उन सभी गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन हो, परफेक्ट क्यूब हो। ठीक है, पूर्ण घन के लिए 3 का भाग जाना चाहिए, इसमें 3 का भाग 1 में चला जाएगा, 4 में जाएगा। ठीक है, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, बस यही है। ठीक है, तो 1 प्लस कर दो 2, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 2 इसके आंसर हो जाएंगे। आप लोगों से यदि इस प्रश्न के अंदर पूछे, और प्रश्न पूछ लिया, मान लो इस प्रश्न के अंदर पूछ लिया, ठीक है, उन सभी गुणनखंडों की संख्या, उन सभी गुणनखंडों की संख्या, उन सभी गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण, उन सभी गुणनखंडों की संख्या जो 6 का मल्टीपल हो, उन सभी गुणनखंडों की संख्या जो 6 का मल्टीपल हो। ठीक है, 6 का मल्टीपल होने का मतलब 6 का गुणज होना चाहिए। 6 कैसे आएगा सर? 2 इंटू 3 से, तो 2 1 कॉमन ले लो और 1 3 कॉमन ले लो। ठीक है, 2 और 3 कॉमन ले लो, पीछे क्या बचेगा सर? 2 की पावर 3। ठीक है, यहां पर 3 कॉमन ले लिया, पीछे 11 की पावर 2 ही बचा। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब है नहीं। ठीक है, इससे कोई मतलब हमें है नहीं, तो बस हमारा जो आंसर आएगा, हमारा जो इस प्रश्न का आंसर आएगा, यहाँ 3 में 1 जोड़ेंगे 4, इसमें 1 जोड़ेंगे 3, 4 इंटू 3 आंसर कितना आ जाएगा? 12, 4 इंटू 3 आंसर कितना आ जाएगा? 12। क्या बात समझ में आई अब तो? अरे अब तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? 6 का मल्टीपल पूछे, 11 का पूछे, जो भी पूछे वो हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों से जैसे इसी प्रश्न में पूछ ले, इसी प्रश्न में चलो एक प्रश्न और बना लेता हूं, एक और बना ही लेता हूं लोग। उन सभी
गुणनखंडों की संख्या, उन सभी गुणनखंडों की संख्या, उन सभी गुणनखंडों की संख्या, उन सभी गुणनखंडों की संख्या जो 22 का मल्टीपल हो। उन सभी गुणनखंडों की संख्या जो क्या हो, 22 का मल्टीपल हो। मुझे बताओ 22 का मल्टीपल का मतलब, इसमें 22 बाहर ले लूं, एक 2 ले लेता हूं, 22 कैसे आएगा, 2 इंटू 11 से 22 आएगा, जिससे क्या बचा सर 2 की पावर 3 इंटू पीछे बचा 3 इंटू 11 की पावर 1, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है। ठीक है, अब बताओ यहां से इसको तो भूल जाओ, इसको तो आप लोग भूल ही जाओ। ठीक है, इसको तो भूल ही जाओ। अब हमें क्या करना है वो देखिएगा। ठीक है, इसमें +1 करो 4, इसमें +1 करो 2, इसमें +1 करो 2, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, कितना आंसर आ जाएगा 16। 30 में से 16 ऐसे हैं जो 22 के गुणज हैं। अरे अब तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बताइए आप लोग। कर सकते हैं ना? यदि आप लोग कर सकते हैं तो फिर देखना इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों को ध्यान रखना है। चलो मैं एक क्वेश्चंस आप लोगों को लिखवाता हूँ, एक प्रश्न आप लोगों को लिखवाता हूँ, सुनिएगा मेरी बात को। ठीक है, एक प्रश्न आप लोगों को मैं लिखवा देता हूँ। ये प्रश्न है, ये कुछ क्वेश्चंस आ रखा है दोस्तों, ये प्रश्न आ रखा है 19600 के सभी गुणनखंडों का योग होगा। ये प्रश्न आ रखा है दोस्तों, ठीक है, कि सभी गुणनखंडों का योग होगा। ठीक है, एसएससी मेंस में प्रश्न आ रखा है ये, और मैं यहाँ लिखवा देता हूँ आप लोगों के लिए। और जो ऑप्शंस थे ना वो देखिएगा। पहला ऑप्शंस 54770, सेकंड ऑप्शंस 77450, थर्ड ऑप्शंस 54777 एंड फोर्थ ऑप्शन है 45770। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दे रखे थे। ठीक है, 19,600 के सभी गुणनखंडों का टोटल क्या होगा। देखिए ये जो प्रश्न है तो हम सबसे पहले तो इसके गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास सर ये 19600 हैं। ठीक है, 19600 हैं, इसके हम लोग फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट काम करें तो 196 को मैं लिख सकता हूँ 196 इंटू 100 के अलग कर दो, इसके अलग कर दो। 196 का मतलब क्या होता है 14 का स्क्वायर, तो 14 मतलब 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो देखो डायरेक्ट कैसे मैं लिख रहा हूँ, फिर मैं करके भी बता देता हूँ जिनको नहीं समझ में आ रहा। तो 196 इंटू 100 लिख सकता हूँ, 196 इंटू 100 लिख सकता हूँ। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 196 मतलब 14 का स्क्वायर इंटू 100 मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक है सर, 14 मतलब क्या होता है 2 इंटू 7 का स्क्वायर, 10 मतलब 2 इंटू 5 का स्क्वायर। इसका मतलब सर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। पावर्स जुड़ जाएगी तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर में 4 इंटू 7, 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। अरे ऐसे लिख सकता नहीं लिख सकता,
ठीक है। 196 इंटू 100, 196 मतलब 14 का स्क्वायर, 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, 14 मतलब 2 इंटू 7 का स्क्वायर, 10 मतलब 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, इसको 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 2 का पावर में 4 पावर जुड़ जाती है, 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये लिख दिया। अब बताओ इसको ऐसे लिख सकता हूं, जिनको ऐसा लिखना आता हो अच्छी बात है, जिनको नहीं लिखता आता है तो पूरा लिख के दीजिए। सबसे पहले 2 का भाग दीजिए, फिर 5 का भाग दीजिए, जो भी 3 का जो भी जाप जा रहा है उसका भाग दीजिए। ठीक है। अब प्रश्न में पूछा क्या है सर, गुणनखंडों का योग पूछा है। हमें जो प्रश्न पूछा है उसी का आंसर देना है, हमें जो प्रश्न पूछा है उसी का आंसर देना है। हमें सर योग पूछा है, हमें योग पूछा है तो हम सिर्फ और सिर्फ योग ज्ञात करेंगे। हमें योग पूछा है तो सिर्फ और सिर्फ योग ज्ञात करेंगे। कैसे सर, 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 4 लिखेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 4, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ठीक है, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2। अब मुझे ये बताओ, यहां से अभी हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर देखा होगा तो 2 की पावर 4 तक, चलो लिख लेता हूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 सॉरी 4 प्लस 8 प्लस 16, यहां से देखूंगा 1 प्लस 5 प्लस 25, यहां देखूंगा तो 1 प्लस 7 प्लस 49। अब मुझे बताओ ये सब योग कितना था, 31, 31 इंटू ये सब योग कितना था, 25 और 31 इंटू ये सब योग करके बताओ, 49 और 50 57। अब मुझे ये बताओ इकाई अंक से मतलब है, तो ये इकाई अंक, ये इकाई अंक, ये इकाई अंक, 1 इंटू 1 इंटू 7, इकाई अंक क्या आएगा 7, यानी जिस संख्या का इकाई अंक 7 है वही मेरा आंसर है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। इतना डिटेल में हालांकि नहीं पूछता है, बट फिर भी पूछे तो हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी जैसे एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, आप छोटे एग्जाम्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें जैसे रीट वगैरह हैं अपने, ठीक है, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मान लो इतना डिफिकल्ट नहीं पूछेगा। रीट या सीटेट के जैसे एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर ये प्रश्न नहीं पूछेगा, बट फिर भी मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को लिखवा दिया है। ठीक है, इसी को अपन कंटिन्यू करते हैं, प्रश्न कुछ और लिखते हैं। देखो दोस्तों, और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में देखना दोस्तों, इसी के अंदर और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में। मैं आपसे ये कहूं कि ये जैसे लिख रहा हूं, 15 की पावर में 4 इंटू 17 की पावर में 5 इंटू 24 की पावर में 3 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, 15 की पावर 4 इंटू 17 की पावर 5 इंटू 24 की पावर 3 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। इसके कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछिए। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, सुनिए मेरी बात, यहाँ से इसकी बात सुनना कि इस क्वेश्चन को ऐसे करें, कुछ नहीं करना, 15 की फैक्टर करना। 15 को सर 3 इंटू 5 लिख सकते हो, ठीक है, पावर में 4 इंटू 17 को सर कुछ नहीं है तो 17 की पावर 5 ही लिखो, इंटू 24 को सर 24 में सर 2 का भाग जाएगा तो आएगा 12, 12 में 2 का भाग जाएगा तो आएगा फिर से 2 और फिर से 3 लिख सकता हूँ। सबसे पहले 2 का भाग 12, 12 में 2 का भाग 6, 6 में 2 का भाग और फिर से 3 का भाग। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन करेंगे और उसकी पावर में 3 है तो ये लिख दो 3, कुछ नहीं किया, सबसे पहले ये लिखा हम लोगों ने। अब आप लोग मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पर 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, 17 की पावर 5, इधर 2 की पावर में 3, इधर 2 की पावर में 3, इधर 2 की पावर में 3, इधर 3 की पावर में 3।
आपसे कुल अभाज्य गुणनखंड पूछे ना, कुल अभाज्य गुण मतलब सब पावर्स को जोड़ना है। 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 3 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 3 22 और 3 कितने हो गए 25। ठीक है, ये कितना हो गया 25 हो गया। कितना हो गया 25 हो गया। वापस कर लेना, देख लेना। 4 और 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22 और 3 27। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे ना, 2 इंटू 5 1 2, 2 इंटू 4 कर दो 8, या 1 है 1 इंटू 5 5, 1 2 3 4, 4 इंटू 3 12, टोटल करके देखो ये भी 25 ही हो रहे हैं। ये टोटल करके देखिए 25 ही हो रहे हैं। अरे बात समझ में आई होगी आप लोगों को। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हमें ध्यान रखना है। एक प्रश्न वापस लिख रहा हूं, सेम क्वेश्चंस ये लिख रहा हूं, वापस आप करके बताओगे। एक प्रश्न सेम वापस लिख रहा हूं। मैंने कुछ ऐसा कहा, जैसे ये लिख दिया 18 की पावर में 4 इंटू, ठीक है, 25 की पावर में 3 इंटू, ठीक है, इंटू 29 की पावर में 7 इंटू, ठीक है, 32 की पावर में 32 की पावर में 32 की पावर में 2 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। वापस क्वेश्चंस वही है। ठीक है ना, कर दिया होगा आप लोगों ने। कैसे सर, मैं 18 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का भाग जाएगा, 9 आएगा, 9 में 3 का जाएगा और फिर से 3 का जाएगा, और पावर में कितना है 4। सर 25 में 5 का जाएगा और फिर से वापस 5 का जाएगा 3। सर 29 में किसी का नहीं जाएगा, 29 एक प्राइम नंबर है 7। 32 में सर 2 का जाएगा, फिर वापस 2 का जाएगा, फिर वापस 2 का जाएगा, फिर वापस 2 का जाएगा और फिर 2 का जाएगा। ठीक है, और पावर में ये 2। क्या बात समझ में आई? ठीक है, सबसे पहले 18 में 2 का 9, ठीक है, 18 में सबसे पहले 2 का दिया 9, 9 में 3 का, फिर 3 का, 25 में 5 5, 29 में नहीं, 32 में 2 का, फिर 2 का 2 का 2 का, ऐसे भाग चलते जाएंगे। अब मुझे ये बताओ, यहां से मैंने कहा डायरेक्ट 1 2 3, 3 इंटू 4 करना 12, प्लस 1 2, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 7 7, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 2 10। इन सब को जोड़ के देखिएगा, इन सब को जोड़ कर देखने का, ठीक है, इन सब को जब जोड़ के देखोगे तो बताओ 7 और 10 17, और 6 करना 17 और 6 करोगे तो 23, 23 और 12 करोगे तो 35। कितना आ गया 35 अपना आंसर आ गया। अरे अब तो कर सकते कि नहीं कर सकते हैं दोस्तों, अब तो आप लोग कर सकते हो ना, अब तो आप लोग कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। चलिए एक प्रश्न और लिखते हैं दोस्तों, एक प्रश्न और लिखते हैं। क्वेश्चंस कुछ ऐसा है, ठीक है, 60 की पावर में 15 इंटू 1.5 की पावर में 7 इंटू 3.5 की पावर में 8 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या।
कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसके टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछी है। ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछी है। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछिए। देखो इस बार मैंने दशमलव के अंदर दे दिया, इस बार मैंने दशमलव के अंदर आप लोगों को दे दिया। और यदि दशमलव के अंदर आप लोगों को दिया है दोस्तों, तो फिर हम कैसे क्वेश्चंस करते हैं देखिएगा। कुछ नहीं, वही प्रोसेस है, उसी तरीके से करना है। सबसे पहले 60 एज इट इज लिख दो, 60 की पावर 15 इंटू, यहाँ पर दशमलव हटाओगे तो 15/10 की पावर में 7 कर देना। इधर दशमलव हटाओगे तो 35/10 की पावर में 8 कर लेना। ठीक है, सबसे पहले तो कुछ नहीं करना, दशमलव हटा देना। अब सर दशमलव हटाने के बाद यदि ये कट रहा है तो काट दीजिए, यदि ये कट रहा है तो काट दीजिए। यदि इन दोनों को आप लोग देखोगे, इन दोनों को यदि आप लोग देखोगे, ठीक है, तो मैं इसको काट देता हूं। देखिएगा दोस्तों, इसको मैं 5 का पहाड़ा इसमें देना, 5 का पहाड़ा इसमें 3 बार, इसमें 5 का पहाड़ा 2 बार, इसमें 5 का पहाड़ा 7 बार, इसमें 5 का पहाड़ा 2 बार। सबसे पहले मैंने 5 का काट दिया, इसको जो भी कटता है सरलतम रूप कर देना, और सरलतम रूप करने के बाद फिर से पहले वाले तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्या करना है, सुनना मेरी बात को। 60 को क्या लिख सकता हूं सर, 2 का भाग जाएगा, 30 में 2 का भाग जाएगा, 30 में 2 का भाग जाएगा। ठीक है, तो 15 में 3 का और फिर 5 का, तो ये हमने ऐसा लिख दिया, पावर में 15। 3 को सर 3 की पावर 7, और बट्टा में सर 2 की पावर में 7 इंटू, इसको क्या लिख सकता हूं, 7 की पावर में 8 और बट्टा में 2 की पावर में 8। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां से आप लोग देखेंगे, ठीक है, यहां से आप जब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब 2 कितनी बार है, 15 बार, तो यहां लिख दो 2 15 बार इंटू 2 15 बार, फिर 3 15 बार, और फिर 5 भी 15 बार, फिर ये 3 7 बार, ये 7 8 बार, और बट्टा में सर ये भी तो है 2 7 बार और 2 8 बार। यहां से आप लोग कैलकुलेशंस करना। ठीक है, यहां से मुझे बताओ, 2 7 बार इससे कटेगा तो 2 8 बार बचेगा, और 2 8 बार इससे कट गया। अरे 2 15 बार है, इधर 2 7 बार 2 8 बार, टोटल 15 बार कट गया। अब इसको जोड़ना, ये 15 ये 15 ये 15, कितने हो गए 45, 7 और 8 15, 45 और 15 कितने हो गए 60। आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा, 60 आप लोगों का आंसर आ जाएगा, 60 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। साठ आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ओके, जैसे एक क्वेश्चन और लिखता हूं दोस्तों, सेम ऐसा का ऐसा एक प्रश्न आप लोगों के लिए लिख लेता हूं, आप लोग करके बताएंगे। मैंने ये कहा 50 की पावर में 13 इंटू सर 2.5 की पावर में 7 इंटू सर 2.4 की पावर में 6 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ये एक प्रश्न मैंने बना दिया, कुछ नहीं करना, हमें उसी अप्रोच से उसी प्रोसेस से करना है। और उसी प्रोसेस से कैसे करते हैं, 50 को एज इट इज लिखिए, 50 की पावर 13 एज इट इज, इसको सर 25/10 की पावर में 7 लिखें, इसको सर 24/10 की पावर में 6 लिखें। ठीक है, अब यहां से आप जब सॉल्व करते हैं, यहां से जब आप सॉल्व करते हैं तो मुझे ये बताना, जैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहां से इसको 5 बार और यहां से इसको 2 बार, ठीक है, यहां से इसको में 2 से कटेगा 12 बार, 2 से ये कटेगा 5 बार। ठीक है ना, अरे प्रभु लिख सकता हूं ना इसको, ऐसे मैं लिख सकता हूं ना, ऐसे मैं लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं।
आप लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा। अब आप लोग देखिएगा 13 50 को मैं क्या लिख सकता हूं सर, 50 में 2 का पहाड़ा, ठीक है, 25 25 में 5 का, फिर से 5 का, और उसकी पावर में ये 13 इंटू, इधर देखूंगा तो इसको लिखूंगा 5 की पावर में 7 और बट्टा में 2 की पावर में 7 इंटू, इसको 12 को क्या लिख सकता हूं सर, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर में कितना है 6, और बट्टा में सर 5 की पावर में 6 लिख सकता हूं। अब यहां से और कैलकुलेशंस करें तो मैं यहां लिख रहा हूं 2 की पावर 13, 5 की पावर 13, 5 की पावर 13, ठीक है, इधर 5 की पावर 7, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, बट्टा में 2 की पावर 7 और 5 की पावर 6। अब आप लोग यहाँ से कैलकुलेशंस कर देना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। मैं पहले 5 की पावर 6 से ही किसी को काट देता हूँ, 5 की पावर 6 से इसको काटूंगा तो 5 की पावर 1 बचेगा, 2 7 बार हैं, इधर 2 13 बार हैं, तो 2 बच जाएगा कितनी बार, 6 बार, 2 कितनी बार बच जाएगा, 6 बार, बस कट गया, जोड़ लीजिए 13 और 13 26, 26 और 6 करोगे कितने हो जाएगा, 26 और 6 32, 32 और 1 33, 33 और देखो 33 और पहले 6 गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 24 ये हो गया, 24 और ये 25, 25 और 26 टोटल आ जाएगा 51। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 51। आंसर कितना आ जाएगा, 51 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना ऐसे प्रश्नों को हमें किस तरह से सॉल्व करना है वह हमें पैटर्न आना चाहिए, ठीक है, किस तरह से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। सबको जोड़ दीजिए, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। एक 24, 24 और 26 51। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। उसके बाद हम जो बात कर रहे थे मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, जहां हमने छोड़ा था मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने 5 शब्द लिखवाए थे और छठा शब्द देखना आप लोग, वो मैंने लिखा था संयुक्त संख्या। देखना, संयुक्त संख्या लिखवाया था। छठा शब्द जो देखना वो संयुक्त संख्या लिखवा रखा है, या फिर जिसे आप भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स के अंदर इसको यौगिक संख्या भी कह देता है, यौगिक संख्या भी कह देता है। ठीक है, संयुक्त संख्या या फिर भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। ठीक है, संयुक्त संख्या हो या फिर भाज्य संख्या हो या फिर यौगिक संख्या हो। ठीक है, संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या हो, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक ही नंबर बोलते हैं इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। ठीक है, संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं संयुक्त संख्या। इसकी जो परिभाषा के बारे में आप लोग बात करेंगे ना, तो परिभाषा में सिर्फ इतना लिख दो, परिभाषा में सिर्फ और सिर्फ इतना सा लिख दो, जो अभाज्य संख्या नहीं है, जो अभाज्य संख्या नहीं है, जो अभाज्य संख्या नहीं है। जो अभाज्य संख्या नहीं है ना, वो क्या है, संयुक्त संख्या। जो अभाज्य संख्या नहीं है वो क्या हो गई, संयुक्त संख्या हो गई। या इसकी परिभाषा में एक और भी लिख सकते हो आप लोग, या बना के इसकी परिभाषा में आप ये भी लिख सकते हो, या आप इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड फैक्टर हो। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं ना,
उसे हम क्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या बोलते हैं, या फिर भाज्य संख्या बोलते हैं, या फिर यौगिक संख्या बोलते हैं। इंग्लिश में एक ही नंबर है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं है दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। पहली बात तो नोट बना के आप लोग लिखेंगे। नोट बना के आप लोग लिखेंगे। पहला नोट तो ये लिखेंगे कि सर संयुक्त संख्या तो हो गई, तो सबसे पहली संयुक्त संख्या एक तो ना तो अभाज्य होती ना भाज्य, ना अभाज्य ना भाज्य होती है, वो तो हटाई थी। दो सर अभाज्य संख्या है। 3 अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी हो गई, 4। तो आप लिखेंगे सबसे छोटी संयुक्त संख्या, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होती है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होती है। ठीक है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। अच्छा, दूसरा नोट बना के ये भी लिखेंगे हम लोग। दूसरा नोट ये बनाकर हम लोग लिखेंगे। दूसरा नोट हम ये बना के लिखेंगे। ठीक है, दूसरा नोट हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, संयुक्त संख्या 4 होती है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। दूसरा प्रश्न आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताओ 1 से 100 तक संयुक्त संख्या कितनी होती है। 1 से 100 तक संयुक्त संख्या कितनी है, तो आप लिख देना 1 से 100 तक कुल 74 संयुक्त संख्याएं होती हैं। संयुक्त संख्याएं होती हैं। 25 नहीं, 75 नहीं होती। ध्यान रखना, क्यों नहीं होती समझ में आ गया होगा। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25 थी, 25 होती है। उसमें से एक होता ही नहीं है, तो 25 और 1 26, 26 घटाएंगे 100 में से पीछे कितनी बचेगी, 74 बचेगी। 74 संयुक्त संख्याएं होती हैं। संयुक्त संख्या कितनी होती है, 74 संयुक्त संख्याएं होती हैं। ठीक है, इस पे कोई ज्यादा प्रश्न नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर शब्द आप लोग लिखेंगे। 7 नंबर जो शब्द हैं, सात नंबर शब्द लिखना सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर बोलते हैं जिसे। सॉरी, प्राइम नंबर नहीं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स या रिलेटिव प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्राइम नंबर्स या फिर को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। सहभाज्य संख्या क्या होती हैं उसकी डेफिनेशंस आप लोग लिखेंगे। इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो आप लोग लिखेंगे। क्या है सुनिएगा और लिखिएगा, साथ साथ लिखेंगे। ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए। ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए तथा एक ही संख्या से दोनों विभाजित नहीं हो। दोनों विभाजित, डिविजिबल नहीं हो। ठीक है ना। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या हो गया, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए तथा एक ही संख्या से दोनों विभाजित नहीं हो। जो दोनों संख्या एक ही संख्या से दोनों विभाजित नहीं है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। को प्राइम नंबर्स इसको हम लोग बोलेंगे।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। कैसे, समझिएगा। एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल्स ये लिख रहा हूं, एग्जाम्पल्स मैंने पहला एग्जाम्पल्स लिखा, जैसे 5 और ये लिख दिया 5 और 13, ठीक है, 5 और 13। तो मुझे बताओ क्या 5 का भाग 13, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाना चाहिए, क्या 5 का भाग 13 में जाता है? नहीं। 13 का भाग 5 में? नहीं। क्या ऐसी कोई संख्या जिनमें दोनों का तथा एक ही संख्या से दोनों विभाजित नहीं हो? एक के अलावा ऐसी कोई संख्या जिसका दोनों में कोई नहीं है, इस वजह से ये सहभाज्य संख्याओं का एक समूह है, सहअभाज्य संख्याओं का एक समूह है। दूसरी बात करें अपन लोग, जैसे आपने लिख दिया 9 और इधर लिख दिया आपने 14, बताइए क्या 9 का भाग 14 में जाता है? नहीं प्रभु। क्या 14 का भाग 9 में जाता है? नहीं। या ऐसी कोई संख्या जिसका नहीं जाए, तो ये भी सहभाज्य संख्याओं का एक ग्रुप है, ये भी एक सहभाज्य संख्याओं का ग्रुप है। जैसे एग्जाम्पल्स के बारे में आप लोग देखेंगे, मैंने कहा ये हैं 10 और ये हैं 11। क्या 10 का भाग 11 में जाता है? नहीं। क्या 11 का भाग 10 में जाता है? नहीं प्रभु। तो और कोई संख्या का भाग जाता है? नहीं प्रभु। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 और 11 भी एक सहभाज्य संख्याओं का ग्रुप बनेगा। एक एग्जाम्पल्स और लिखवाता हूं दोस्तों, एक एग्जाम्पल्स मैंने लिखा 15 और 21। क्या 15 का भाग 21 में जाता है? नहीं सर। क्या 21 का भाग 15 में जाता है? नहीं सर। या ऐसी कोई संख्या जिसका दोनों में भाग जाए? हाँ प्रभु, 3 का भाग दोनों में जाता है, इस वजह से ये सहभाज्य संख्याओं का समूह नहीं है, कारण 3 का भाग दोनों में जा रहा है। तो प्रश्न आपसे यही पूछा जाता है, बताओ निम्न में से कौन सा समूह सहभाज्य संख्याओं का समूह नहीं है? तो इस तरह से आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सहअभाज्य संख्याओं के बारे में बात की थी। एक शब्द बच गया है जो अगली क्लास के अंदर भी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, नए जुनून जोश के साथ। आप लोग देखिएगा, इस पे जो क्यूज दे रखा है, क्लास को वीडियो खत्म होने के बाद वापस नोट्स को अच्छे पढ़िए और उसके बाद जो आपको क्यूज दे रखा है उनके क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने क्या पढ़ाया है, ठीक है। कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।